नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बंगाल में पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में तेजी। रोड शो और रैलियों का दौर जारी। बड़े बड़े दिग्गज कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। आज राहुल गांधी भी पहुंचे बंगाल। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 11 नए पर्यवेक्षक नियुक्त। तो वहीं वोटिंग के बीच ईडी का बड़ा एक्शन। राशन वितरण घोटाले मामले में 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। 7 राज्यसभा सांसदों की पाला बदलने पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की तैयारी में केजरीवाल। तो वहीं परवेश वर्मा ने दिखाई शीश महल 2 की तस्वीरें। केजरीवाल के नए बंगले पर भारी बवाल। पासपोर्ट विवाद मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में पवन खेड़ा। जयराम रमेश बोले पूरी कांग्रेस पवन खेड़ा के साथ। ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर से की मुलाकात। इस्लामाबाद में हुई बैठक। अमेरिका ईरान युद्ध विराम पर चर्चा हुई तेज। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए काफी कम वक्त बचा है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और 27 अप्रैल की शाम तक इसके लिए चुनाव प्रचार किया जाएगा। इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और वोटिंग से पहले जबरदस्त प्रचार बंगाल में हो रहा है। टीएमसी बीजेपी काफी जोर लगा रही है। तो वहीं आज आखिरकार राहुल गांधी भी पश्चिम बंगाल पहुंचे। राहुल गांधी की 3 रैलियों का आयोजन किया गया था। बीजेपी के धुरंधर जमकर बंगाल की सड़कों पर पसीना बहा रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ, नितिन नवीन, जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक चुनावी प्रचार करते नजर आए। तो वहीं ममता बनर्जी भी काफी जोर लगा रही है। सर, अब तो वक्त काफी कम बचा है सेकेंड फेज की वोटिंग को लेकर। क्या कुछ चल रहा है बंगाल में? देखिए, कम बचा है वक्त इस बात के लिए कि हम ग्राउंड में कैसे प्रचार करें जी। लेकिन अभी तक जो मैनेजमेंट हो चुका है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है और ममता बनर्जी एक कोशिश में लगी हुई है कि पहले फेज के चुनाव में जो हम पिछड़ गए हैं उसको किस तरीके से मेकअप किया जाए। 152 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हुआ। ममता बनर्जी को जो रिपोर्ट मिली है उसमें तो स्पष्ट है कि कई जगहों पर इन लोगों ने अपने पोलिंग एजेंट नियुक्त किए। वो पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन तक नहीं गया, ये जा ही नहीं पाया क्योंकि वहां पर उसको लग रहा था कि पोलिंग एजेंट बनकर भी जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा और टीएमसी वाले हमें ही जिम्मेदार ठहराएंगे कि पोलिंग एजेंट तो तुम ही थे। ये 1200 में से 800 वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे पड़ गया? तो इसलिए डर से कई पोलिंग स्टेशन पर, बूथों पर इनके पोलिंग एजेंट ही नहीं पहुंच पाए। ये भारतीय जनता पार्टी का भी दावा है। शुभेंदु अधिकारी ने भी कई जगह पर यह बोला है कि हम तो जहां जहां घूम रहे थे कई ऐसे इलाके थे जहां पर पोलिंग एजेंट टीएमसी ने नियुक्त नहीं किए या फिर उसके आए नहीं। तो पहले फेज के 152 सीटों पर जो ममता बनर्जी पिछड़ी है, 100 से ज्यादा सीटें इनके पास थी। अब ऐसे में ये जो पिछड़ी हुई है वो अब सेकेंड फेज में मेकअप करने की कोशिश कर रहे थे। अब मेकअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिटेन करना पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में भी आपको 80% सीटें पहले से अपने पास थी। अब उसको रिटेन करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को गेन करना पड़ेगा। तो ये हावड़ा, हुगली और कोलकाता वाला क्षेत्र या फिर वर्धमान का रीजन, इन सब जगहों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एकमुश्त होकर सारे लीडरशिप को वहां तैनात कर दिया और नादिया में जो योगी आदित्यनाथ गए, लगता है कि ये जो इस क्षेत्र में हिंदू ध्रुवीकरण इतने जोर शोर पर है कि ममता बनर्जी अपने ही किले में
फंस चुकी है, वो बचा नहीं पाएगी। जी, तो चुनावी प्रचार चरम पर है और चुनाव आयोग भी जबरदस्त एक्शन में है। चुनाव आयोग ने अब डायमंड हार्बर में निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहने और गंभीर कदाचार के आरोपों में एक साथ 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। इस आदेश में एक आईपीएस अधिकारी समेत 3 थाना प्रभारियों पर गाज गिरी है। साथ ही दूसरे चरण के मतदान से पहले 11 अतिरिक्त ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की घोषणा भी की गई है। ये एक्शन ममता बनर्जी की बेचैनी को और बढ़ा रहा है। वैसे ईडी ने भी बड़ा एक्शन लिया है, जिससे टीएमसी में खलबली मची हुई है। चुनाव के बीच राशन वितरण घोटाले मामले में आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की कोलकाता जोनल यूनिट ने पीएमएलए के तहत 9 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कोलकाता, वर्धमान और हावड़ा के सप्लायर्स और एक्सपोर्टर्स के परिसरों पर की गई है। इस छापेमारी का मकसद घोटाले से जुड़े दस्तावेजों और अपराध की कमाई का पता लगाना है। सर, चुनाव आयोग भी एक्शन में है, ईडी भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। कैसे ममता बनर्जी फंस गई हैं? लगता तो यही है कि ममता बनर्जी का पूरा नेटवर्क जिसके ऊपर ईडी की नजर है वो आज एक दिन की बात नहीं है। पिछले अगर 20 दिनों से देखें तो 8 ऐसे बड़े नेता या ममता बनर्जी से जुड़े हुए लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। और आगे जिस तरीके से ये कोयले घोटाले में लगातार कार्रवाई हुई तो उसकी पूरी तरह से कनेक्शन अभिषेक बनर्जी से है। राशन घोटाले में एक दिन पहले ही ईडी ने समन भेजा था और उस पर उपस्थित हुई कौन? ये नुसरत जहां। नुसरत जहां से पूछताछ की और हो सकता है नुसरत जहां ही हो जिसने ईडी को बताया कि देखो भाई, मेरी भूमिका तो कम है, ये जितने सप्लायर हैं वो ममता बनर्जी को सीधे पैसा पहुंचाते हैं और इधर राशन घोटाला करते हैं। जो सप्लाई करते हैं अनाज में चोरी करते हैं और अनाज भी खराब क्वालिटी का देते हैं महंगे दामों पर। अब ये नुसरत जहां ने इनपुट दिया, उसके आधार पर ये 9 ठिकानों पर छापेमारी हुई, ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल तो ममता बनर्जी से बहुत सारे टीएमसी नेताओं का मोह भंग हो रहा है। इससे पहले पार्थ चटर्जी के घर, प्रतीक जैन के ठिकानों पर, उसके बाद मिराज शाह के ठिकानों पर, देवाशीष कुमार के ठिकानों पर, सोना पप्पू के ठिकान, ये अलग अलग घोटालों में जिस तरीके से ईडी की जांच बढ़ रही है वो लगता है ममता बनर्जी की सरकार जाएगी। और दूसरी तरफ ईडी की एक्टिविटी ऐसी है कि इनके कई नेता ऐसे ही ईडी के चंगुल में फंस जाएंगे। इसलिए अभी ईडी ने एक परसेप्शन बनाया है। 9 ठिकानों पर छापे मारे, कोलकाता में भी छापे मारे हुई, ये हावड़ा में भी छापे पड़े हैं। तो जिन इलाकों में छापे पड़ रहे हैं, अगर दिल्ली में इसकी चर्चा हो रही है तो बंगाल में भी हो रही है। और यही वो इलाका है जो सेकेंड फेज में भी वहां चुनाव होना है। मतलब परसेप्शन की जंग भी हार रही, लोग भी सोच रहे ये सबसे भ्रष्ट सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह तक कह रहे कि ये भ्रष्ट सरकार है। चुनाव आयोग पिछली बार से ज्यादा एक्टिव है। इसका मतलब है ममता बनर्जी के सारे पैतरे इस बार फेल होते दिख रहे हैं। जी, अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी में हुई बड़ी फूट की। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के दावे के बाद राजनीति गरमाई हुई है। बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। मुख्यमंत्री इस मुलाकात के दौरान सांसदों के दल बदल से जुड़े तथ्यों को राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। संजय सिंह इन 7 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं। बयानबाजी तो खूब हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पर इसी बीच बीजेपी ने बड़ा धमाका कर दिया है। आज प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल को दिल्ली का रहमान डकैत बताते हुए आरोप लगाया कि सादगी की राजनीति का दावा करने वाले नेता अब आलिशान जिंदगी जी रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के समय शपथ ली थी कि वो सरकारी बंगला, गाड़ी या सुविधाएं नहीं लेंगे, लेकिन अब उनका नया सरकारी आवास 95 लोधी स्टेट किसी लग्जरी होटल जैसा दिखाई देता है। उन्होंने इस घर को शीश महल पार्ट 2 करार देते हुए कहा कि जो नेता खुद को आम आदमी बताते थे वो अब राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने आज कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। सर, नो डाउट अरविंद केजरीवाल एक बड़ी मुसीबत में है, लेकिन ये जो 7 सांसदों पर दल बदल की कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या इन सांसदों पर वो लागू हो सकता है? देखिए, जिस तरीके की हरकत आम आदमी पार्टी करती है, ये तो सिर्फ और सिर्फ यही लगता है कि ये प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स कर रही है। भगवंत मान चीफ मिनिस्टर है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राज्यसभा में संसदीय दल के नेता नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर होते हुए राष्ट्रपति से मुलाकात करने की क्या जरूरत है?
दल बदल निरोधक कानून के लिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि अगर विधानसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, कहीं भी अगर आपको लगता है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये सारे सांसद शामिल हैं, विधायक शामिल हैं, अगर आपको लगता है कि आपके व्हिप का उल्लंघन किया गया है, तो भी आप सभापति से, स्पीकर से इसके लिए याचिका उनके सामने दे सकते हैं। अगर आपको लगता है पार्टी छोड़ने में जो लोग शामिल हैं वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आते हैं, दल बदल निरोधक कानून के तहत, क्योंकि उनके पास 2/3 बहुमत नहीं था, तो आप अभी राज्यसभा के चेयरमैन से मिलते, सभापति से मुलाकात करो, सभापति के पास याचिका दायर करो, वो उस पर सुनवाई करेंगे, सोचेंगे पहले, और जो वेरिफिकेशन है, जो सिग्नेचरी है, जितने सिग्नेचर किए हुए हैं उन सब से वेरीफाई करेंगे। अगर वेरिफिकेशन हो गया, इस बीच अगर हरभजन सिंह से लेकर अशोक मित्तल तक सारे लोग एक साथ हो गए, तो इसका मतलब है कि 2/3 है, फिर तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। और लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ये 7 सांसदों ने मोर्चा खोला है उसमें से कोई भी यू टर्न लेगा। जिस अरविंद केजरीवाल को ये समझ नहीं आता कि आपके खिलाफ जाने वालों के साथ आप क्या करते हो, उसके साथ जाने का, यू टर्न लेने का कोई मतलब नहीं है। हरभजन सिंह के घर पे आप जाकर हरभजन सिंह पंजाब का गद्दार है लिखवा रहे हो, अब वो किस मुंह से आपके सामने वापस आएगा। मान मनोवल के सारे चांसेस खत्म, ये सदस्यता बरकरार रहेगी। और आम आदमी पार्टी में अब जो सेंध मारी हुई है, दिल्ली से पंजाब तक ये दरकना शुरू हुआ है। भगवंत मान पहले अपनी कुर्सी बचा ले, वो राष्ट्रपति से मुलाकात करके ऐसा ना हो कि वो भी कुछ गुल खिलाने वाले होंगे, वहां से जाएंगे, गवर्नर से मुलाकात करेंगे, और ये हो सकता है मुख्यमंत्री वही रहें लेकिन पार्टी उनकी भी बदल जाए। जी, तो अरविंद केजरीवाल एक बड़ी मुसीबत में है, तो वहीं कांग्रेस के पवन खेड़ा की भी मुसीबतें कम नहीं है। पासपोर्ट विवाद मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी की आशंका भी बढ़ गई है। पर इस झटके के बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट कर जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी पवन खेड़ा को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है कि पवन खेड़ा को न्याय दिलाने में वो सफल होंगे। क्या पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल पाएगा? देखिए, न्याय तो मिल ही रहा है, पिछली बार भी न्याय ही हुआ था। न्याय मिलने का मतलब क्या होता है? अगर कांग्रेस के अनुसार न्याय मिलने का मतलब इनकी बातों को मान ली जाए, इनके झूठे दलीलों को स्वीकार कर लिए जाए, इनके झूठे प्रमाण पत्र को, दस्तावेजों को एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसी को न्याय कहते हैं। न्याय का मतलब तो यही होता है जो कि पवन खेड़ा के ट्रांजिट बेल को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, उसको भी तो न्याय मानो। अगर ये गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इनको अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया तो क्या वो अन्याय था? वो भी न्याय है। न्यायिक प्रक्रिया जिस तरह से चलती है वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है। मतलब न्याय दिलाने का मतलब इनके मायने में यही है कि सुप्रीम कोर्ट अगर एंटीसिपेटरी बेल दे दे तो वो न्याय है, अगर एंटीसिपेटरी बेल न दे तो अन्याय है। तो ये कांग्रेस का न्याय अन्याय के परिभाषा से कानून और संविधान नहीं चलता और नहीं कोर्ट चलते हैं। ये वो जमाना गया जब कांग्रेसियों की सेटिंग और इनके कुछ दलाल वकीलों की सेटिंग के कारण जुडिशियरी से इनको राहत मिल जाया करती थी। अब वो दिशा में परिवर्तन आ गया है, जो दिख रहा है सामने से। कहीं कुछ सेटिंग हो सकती है, लेकिन अभी अगर अग्रिम जमानत मिल भी गई तो क्या पवन खेड़ा की मुश्किलें खत्म हो जाएगी? क्या पवन खेड़ा को पुलिस बुलाएगी, अरेस्ट भी कर लेती है, तो क्या पूरी कांग्रेस सड़कों पर आएगी? ये वो कांग्रेस है जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी के अलावा किसी और के लिए सड़क पर नहीं आ सकती। इतने बड़े नेता गिरफ्तार किए गए, कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, एक व्यक्ति सड़क पर नहीं आया। जब राहुल गांधी से पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया, ईडी ने बुलाया था, पूरी कांग्रेस सड़क पर आ गई। तो ये वो पार्टी है जो एक परिवार विशेष के लिए ही विशेषाधिकार का उपयोग करती है। अभी ये एकजुटता की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इनको डर लग रहा है पवन खेड़ा के साथ एकजुट नहीं होंगे तो पवन खेड़ा हमारे अंदर विस्फोट करवा देगा। इसलिए परेशानी खेड़ा की है, परेशानी
राहुल गांधी के इर्द गिर्द के कुछ लोगों की है, और हो सकता है आगे परेशानी ये जयराम रमेश के लिए भी खड़ी हो जाए। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका ईरान में तनाव और सीजफायर के बीच अब कूटनीति की हलचल तेज होती दिख रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच अटकी बातचीत के फिर से शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गई है। अब्बास अरागाची ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कासिम मुनीर से औपचारिक मुलाकात भी कर ली। वैसे अमेरिका ईरान के बीच बातचीत की चर्चाओं के बीच में ईरान ने साफ कहा है कि उसके अधिकारियों की अमेरिकी वार्ताकारों से मिलने की कोई योजना नहीं है। सर, इस्लामाबाद में क्या खिचड़ी पक रही है? इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। अगर अमेरिका ईरान के बीच बातचीत में ये पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है तो इजराइल क्या करेगा? ये युद्ध केवल अमेरिका और ईरान का नहीं है जिसमें पाकिस्तान मीडिएट करने पहुंचा हुआ है। ये युद्ध अमेरिका ईरान के अलावा इजराइल का भी है, और इजराइल का युद्ध इसके परमाणु ठिकानों के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए है कि ईरान वो देश है जो अभी सही सलामत रहता है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे खिलाफ आतंकी कार्रवाई करने वाले आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करता है, और सपोर्ट केवल पैसे से नहीं करता, हथियार से भी करता है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल लड़ रहा है, लेबनान में अटैक कर रहा है। अभी ईरान को इसलिए छोड़े हुए है क्योंकि अमेरिका बीच में है, ट्रंप बीच में है। ट्रंप का मानना है नहीं नहीं, ये नेगोशिएशन हो जाए, ईरान अगर परमाणु ठिकाने बंद कर दे, इनरिच्ड यूरेनियम हमारे हवाले कर दे, तो उसके बाद हम उस पर अटैक खत्म कर देंगे। लेकिन क्या अमेरिका इजराइल को रोक पाएगा? क्या अमेरिका इजराइल को जो हथियार बेच रहा है, अभी एक नई खेप आई है अमेरिका से इजराइल, तो वो जो हथियार बेच रहा है इजराइल को, वो क्या घर में रखने के लिए भेज रहा है, या फिर वो बेच रहा है इसलिए कि कल होके ईरान के ऊपर भी अटैक करना पड़ जाए? तो ये जो युद्ध है वो उस मोड़ पर आ गया है कि एक तरफ अमेरिका अगर पीछे भी हटता है, दोनों में पीस टॉक से पीस डील तक पहुंच जाता है, तो भी अभी ईरान की बर्बादी खत्म नहीं होगी जब तक कि इजराइल ये नहीं मान लेता कि ये सारे समस्याओं की जड़ जो उसके खिलाफ हिजबुल्लाह लड़ रहा है, हमास लड़ रहा है, उसका पूरा नेटवर्क खत्म नहीं हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने धन्यवाद। के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।